बड़े निकालो, इंग्लिश साइंस निकालो तुम लोग। देखो, ध्यान दो, इधर इधर देखो, देखो साइंस में ये सुनते रहो, आप हल्ला नहीं करो। चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन, और ये हो गया था ना, 1 नंबर पढ़ाई हो गया था, इसमें से 2 बाकी है, एसिड बेस सॉल्ट। इधर से आपका पढ़ाई हो गया 5, और इस साइड से पढ़ाई हो गया आपका 9, है ना। 1 5 9 कंप्लीट। अब ये 13 नंबर कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। एनवायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है। अब इसके बाद सब सिंगल सिंगल चैप्टर सब है, मैंने बड़े बड़े चैप्टर नहीं है अब, ठीक है। देखो समझो एक एक करके, समझना। अभी चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है आवर एनवायरमेंट। समझना इधर, चैप्टर का नाम क्या है? आवर एनवायरमेंट, मतलब हमारा पर्यावरण। आवर एनवायरमेंट माने क्या होता है? हमारा पर्यावरण, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें क्या क्या है हमें पढ़ना है। मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, क्या होता है पर्यावरण। फिर हमें समझना है इकोसिस्टम क्या होता है। फिर हमें समझना है फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। फिर हमें समझना है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरमेंट, पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है मानव के क्रियाकलाप की वजह से, यानी आदमी जो जो काम करता है, हानिकारक एक्टिविटी करता है, जानवरों को मार देना या मतलब प्रदूषण फैलाना, तो इन्वायरमेंट, इससे क्या नुकसान होता है इन्वायरमेंट पर। और अंतिम में एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो हमें टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है, 5वां सॉल्यूशन है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन चैप्टर का कि क्या पढ़ने वाले हो उससे, ठीक। यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर। सबसे पहला चीज़ हमें समझना है मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं पर्यावरण का अर्थ। देखो, पर्यावरण जो शब्द है ना, इंग्लिश के इन्वर्निया वर्ड से लिया गया है, और इस इन्वर्निया का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स, यानी इन्वर्निया, इन्वायरमेंट मीन्स इन्वर्निया, और इन्वर्निया मीन्स सराउंडिंग्स। हिंदी में कहते हैं हमारे आसपास। हमारे आसपास को क्या कहते हैं? पर्यावरण। हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। उन सबको एक साथ मिलाकर हम उसे पर्यावरण का नाम देते हैं। अब जैसे कोई स्कूल के क्लासरूम में है तो वो नहीं, आप कहाँ हो? गार्डन में हो, आप कहाँ हो? फील्ड में हो, आप कहाँ हो? तालाब के पास हो, आप कहाँ हो? किसी फॉरेस्ट के आसपास हो। तो वहाँ पे आप क्या हो? आप एक सजीव प्राणी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, और आपके अगल बगल कहीं भी कीड़े मकोड़े भी होंगे, छोटे छोटे कीटाणु भी होंगे, कुछ जानवर भी होगा, मिट्टी भी है, सनलाइट में खड़े हो आप, है ना, एयर मिल रहा है आपको। तो ये सब मिलाकर क्या कहलाएगा? पर्यावरण, एनवायरनमेंट। तो द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवर्निया विच मीन्स सराउंडिंग। यानी एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो एक फ्रांसीसी शब्द एनवर्निया से लिया गया है। हाँ, यानी एनवायरनमेंट शब्द है ना, फ्रांसीसी शब्द एनवर्निया से लिया गया है, फ्रेंच शब्द एनवर्निया से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, है ना। ये आसपास, ये जो जगह है वो नहीं, यहाँ आसपास का मतलब आपके आजू बाजू, आपके अगल बगल, नज़दीक में। इसलिए डेफिनेशन क्या बन जाएगा? एनवायरनमेंट इज द कवर नेचुरल कंपोनेंट्स अराउंड द अर्थ। यानी एनवायरनमेंट हमारे लिए एक कवर है, एक आवरण है। एनवायरनमेंट हमारे लिए क्या है? एक आवरण है। किस चीज़ का आवरण है? तो ये नेचुरल कंपोनेंट्स का। हम जिस धरती पे, जिस अर्थ पे रह रहे हैं, उस अर्थ पे नेचुरल कंपोनेंट्स का कवर है हमारा एनवायरनमेंट। अब भाई हम जिस धरती पे रहेंगे वो हमारे लिए नेचुरल कंपोनेंट्स क्या होगा? सनलाइट होगा। सनलाइट होगा हमारे लिए नेचुरल कंपोनेंट्स। एटमॉस्फेयर होगा, वायुमंडल होगा, और क्या होगा, है ना, वाटर मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? वाटर। कहाँ रहते हैं हम लोग? ज़मीन पे, तो सॉइल। इन सब का एक, है ना, कवर मिल रहा है हम लोग को। तो इस नेचुरल कवर को हम क्या कहेंगे? इस नेचुरल कंपोनेंट्स के कवर को क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। यानी पर्यावरण प्राकृतिक घटकों का धरती पर एक क्या है? आवरण है। पर्यावरण हमारी धरती पर प्राकृतिक घटकों का क्या है? आवरण है। यानी जो भी नेचुरल कंपोनेंट्स है, सनलाइट है, वाटर है ना, विंड है, ठीक है, सॉइल है, इन सब को मिलाकर नेचुरल कंपोनेंट्स कहते हैं। और इस नेचुरल कंपोनेंट्स के छत्र छाया में हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग रह रहे हैं पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में। कहाँ रह रहे हैं? पर्यावरण में, एनवायरनमेंट। और हमारा जो पर्यावरण है इन 4 चीज़ों से मिलकर बना है।
पहला एटमॉस्फेयर वायुमंडल, इसमें हमें क्या मिलता है? स्वच्छ ताज़ी हवा। दूसरा हाइड्रोस्फीयर यानी जल मिलता है। तीसरा लिथोस्फीयर यानी मिट्टी मिलता है। और चौथा बायोस्फीयर यानी कि एनिमल मिलेगा। भाई जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और लिथोस्फीयर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लाइफ है। यहाँ पे क्या होगा? लाइफ। जहाँ पर भी एटमॉस्फेयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा और लिथोस्फीयर होगा, ये तीन चीज़ों का समावेश यानी इन तीन चीज़ों का कॉन्क्लूजन जिस जगह पे, जिस धरती पे होगा, उसको हम क्या कहेंगे? लाइफ। उस जगह पे लाइफ है और लाइफ हो गया तो ये चार चीज़ों का समावेश हो गया, तो ये एक नया चीज़ बन गया, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। क्या हो गया? पर्यावरण, एनवायरनमेंट। तो अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं तो क्या पर्यावरण है? हम कह सकते हैं एक तरह से पर्यावरण है, लेकिन हम इसे कहेंगे क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं कहेंगे। ये तो आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट है। क्लासरूम के एनवायरनमेंट में क्या दिख रहे हो? लड़का लड़की, टीचर, लाइट्स, फैन, स्मार्ट बोर्ड, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट है। समझ आई बात? आपका ये नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट हुआ एक तरह से एनवायरनमेंट, लेकिन क्या है? ये क्लासरूम का एनवायरनमेंट है ना? जहाँ आप जिस सोसाइटी में रहते हो वो सोसाइटी का एनवायरनमेंट है, लेकिन आप प्रकृति के गोद में आ जाते हो, यानी नदी तालाब के किनारे आ जाते हो, ग्रासलैंड में आ रहे हो, किसी फार्म में जा रहे हो, किसी खेत में जा रहे हो, किसी ग्रुप्स में जा रहे हो। ग्रुप्स यानी बगीचा में जा रहे हो, कुंज में जा रहे हो, जैसे आम का बगीचा है ना, आम का ग्रुप, मैंग्रोव ग्रुप, ठीक है, या लीची ग्रुप्स में जा रहे हो, लीची के निकुंज में जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो? प्रकृति के गोद में। वहाँ आपको सारी चीज़ मिलेगी। वहाँ पे माइक्रोब से मिलेंगे, वहाँ पे क्रिएचर जो बाकी जो भी जानवर वहाँ रह सकते हो वो मिलेंगे, आप खुद सजीव हो, सनलाइट आपको मिलेगा, ताज़ी स्वच्छ हवा मिलेगी, जल मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा। तो आप हो गए प्रकृति के गोद में, यानी आप रियल एनवायरनमेंट में पहुँच गए। आई बात समझ में? तो पर्यावरण, हम जिस पर्यावरण की बात कर रहे हैं वो रियल पर्यावरण की बात कर रहे हैं, सोसाइटी का या क्लासरूम के पर्यावरण की बात नहीं हो रही है। यानी एक पर्यावरण बनने के लिए कम से कम ये चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसमें एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी है, हाइड्रोस्फेयर का होना ज़रूरी है, लिथोस्फेयर का होना ज़रूरी है और बायोस्फेयर का होना ज़रूरी है। नोटबुक खोलो, उसमें चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट। लिखो जल्दी से, चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट। लिखो चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट। लिखना पहला सवाल, व्हाट इज एनवायरनमेंट? व्हाट इज एनवायरनमेंट? ये ऐसा आ गया, ये व्हाट इज एनवायरनमेंट। हिंदी मीडियम लिखना पर्यावरण क्या है। हिंदी मीडियम लिखना पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या? लिखो पर्यावरण एक फ्रांसीसी शब्द, पर्यावरण एक फ्रांसीसी शब्द एनवॉर्निया से लिया गया है। पर्यावरण है ना, शब्द एक फ्रांसीसी शब्द एनवॉर्निया से लिया गया है, जिसका अर्थ है हमारे आसपास। लिखो, बात नहीं करो, हमारे आसपास। उसके नीचे लिखो परिभाषा, उसके नीचे लिख दो परिभाषा। पर्यावरण धरती पर प्राकृतिक घटकों का आवरण है। प्राकृतिक घटकों का आवरण है। फिर नीचे लिखेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के चार घटक। सबसे पहला पर्यावरण के चार घटक। सबसे पहला
सबसे पहला वायुमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा स्थल मंडल, और चौथा जैव मंडल। चौथा क्या हो जाएगा? जैव मंडल। बताता हूँ हम लोग किस मंडल में रहते हैं। हाँ बताओ जरा, हम लोग किस मंडल में रहते हैं? किस में रहते हैं? हम लोग रहते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में रहते हैं हम लोग रहते हैं बायोस्फीयर में। गुड, है ना? जैव मंडल में रहते हैं। तो कहते जैव मंडल में तो जानवर रहता है। भाई जानवर ही तो हम लोग हैं, लेकिन अच्छे वाले जानवर हैं। हम लोग समझदार जानवर है। अब कोई कहेगा क्यों हम लोग समझदार जानवर क्यों हैं? देखो, हमारे और जानवरों के डेवलपमेंट में अंतर समझो। गाय भैंसी के बच्चा धरती पे आता है, देखिए उसके छोटे बच्चे को, 1 दिन के बच्चे को, तो गाय भैंसी के बच्चा जन्म लेने के कितने दिन बाद वो चलने लगता है? देखिए, बकरी के बच्चे को जन्म लेने के कितने दिन के बाद दौड़ने लगता हो? हाँ, अगले दिन से। अरे गाय भैंसी के बच्चा को देखो नहीं, जिस दिन जन्म लेता है ना उसी दिन दौड़ने लगता है वो। आज जन्म लिया है ना, 1 आध घंटा नहीं दौड़ेगा, उसका दौड़ना चालू, शाम तक वो चलना चालू कर देता है। और इंसान के बच्चा को चलने में कितना टाइम लगता है? साल भर लग जाता है। कभी इस पे ध्यान दियो ऐसा क्यों? इसका कारण है, इंसान के बच्चे यानी हम लोग, है ना, 1 साल पे चलते हैं। 1 साल से पहले क्या करते हैं? 1 साल से पहले हम लोगों का माइंड डेवलप होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन क्या रहता है? प्रोसेस में रहता है। तो 1 साल तक हम पहले ब्रेन को डेवलप करने में लग जाते हैं, ताकि हमारे अंदर सोच समझ बुद्धि आ जाए। ये सब आ जाता है, फिर हम चलने के बारे में सोचते हैं। तब थाई करके 1 साल के बाद चलने लगते हैं, 1 साल पे चलने लगते हैं। लड़कियां पहले चलती है, लड़कों को मुकाबला लड़का 1 साल के बाद चलता है, लेकिन लड़की 7वें 8वें महीने पे चलना चालू कर देती है ना। अलग अलग लड़की है, जैसे मान लो जिसके माता पिता एक्टिव है तो उसके बच्चे एक्टिव होंगे, तो उसकी लड़की जल्दी चलती है, और थोड़ा माता पिता पे भी डिपेंड करता है। लेकिन लड़कियां अमूमन लड़कों से पहले चलती है, लड़कियां अमूमन लड़कों से पहले डेवलप होती है। उसका मस्तिष्क, उसका सब कुछ शारीरिक डेवलपमेंट पहले होता है। आई बात समझ में? एक पूरा घर 21 साल की लड़की को दे दिया जाता है, संभालो। सोचो, कुछ बात है तब ना। 21 साल के लड़के को कुछ मालूम नहीं रहता है किसी को? 21 साल का लड़का क्या रहता है? निठल्ला घूमता है, कॉलेज से घर, घर से दोस्त, दोस्त से इधर से उधर। लेकिन लड़की पूरा घर संभालती है, तो इसलिए उसका डेवलपमेंट फास्ट होता है। वापस आते टॉपिक पे कि मानव का पहले क्या डेवलप होता है? ब्रेन। फिर क्या डेवलप होता है? लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स। अपर लिम्स मानिए हाथ, ये अपर लिम्स है। लोअर लिम्स मतलब टांग। तो टांग का डेवलपमेंट 1 साल बाद होने लगता है। क्लियर? पहले हाथ से वो पकड़ना सीखता है, जैसे हाथ आगे बढ़ाओ तो गोद लेने के लिए वो आएगा। ऐसा बच्चा जो होता है वो ऐसे होता है इंसान के बच्चा। लेकिन जानवरों के बच्चे जन्म लिए नहीं कि बस फुदकना चालू, तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। बस उसका ब्रेन का डेवलपमेंट यही हुआ कि कौन चढ़ी है और कौन ना चढ़ी है, किसको खाना है या किसको नहीं खाना है। अरे यहाँ तक उसको बुद्धि नहीं रहता है। उसको अनाज दो खाने के लिए या कुछ खाने दो, वो खाते रहेगा। खाना खत्म हो जाएगा, फिर लाओ, फिर खाएगा। वो खाते रहेगा, पेट में जमा कर लेगा। जब तुम खाना नहीं दोगे ना, तब बैठ जाएगा। अब बैठ जाने के बाद पेट से अंदर से खाना निकालेगा, फिर मुंह में, फिर वो जल्दी में जो खाया था उसको चबाएगा और फिर वापस से पचने के लिए रखेगा। हम लोग की तरफ पाचन शक्ति नहीं, वो अलग टाइप का होता है उनका। समझाई बात? ऐसा होता है जानवर। इसीलिए हम लोग को ना अच्छा वाला जानवर कहा जाता है, और उन लोगों को ब्लडी एनिमल कहते हैं। वो एनिमल ही है। और कभी कभी हम लोग उनकी तरह हरकत करते हैं तो कहते हैं जानवर है क्या, इंसान नहीं है, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब हम हरकत करते हैं उसकी तरह जानवरों की तरह। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे किसी को मैंने जैसे खाना है तो जानवरों को खाना दो तो जानवर खाना पे टूट पड़ते कि नहीं और इंसान आराम से बैठ के टेबल पे बैठेगा, एक एक आइटम निकालेगा, धीरे धीरे खाएगा। लेकिन अगर आप टेबल पे खाना दो और कोई एकदम ऐसे से करके बकोट जल्दी जल्दी खा के ख़त्म कर दे, तो कहेगा कि इंसान नहीं है, जानवर है ये।
ऐसा ऐसा तब होता है कि जब लोग 2 दिन से नहीं खाया रहता है और ढेर सारा खाना रहता है और लोग उसके अपेक्षा ज़्यादा रहता है, तो सोचता है कि यार हमारे हिस्से में ना पड़ेगा, इससे पहले लूट लो। ठीक है ना, ऐसा होता है। बाढ़ के टाइम पे सब क्या लूटता है? चूड़ा लूटता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पोहा, जिसको बिहार में चूड़ा बोलते हैं और यहाँ पे लोग पोहा बोलते हैं, और गुड़ मीठा, ये दोनों लूटते हैं। पाव रोटी लूटते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेड कहते हैं और हमारे यहाँ पे पाव रोटी बोलते हैं। किसी ने देख लिया कि पाव से रोटी बनाते हुए तो कह दिया पाव रोटी है, तो पाव रोटी है ना। वो आसमान से हेलीकॉप्टर से गिराता है और जो बाढ़ पीड़ित जो एरिया है उसमें वो लूटता है ना। उस समय जितना ज़्यादा लूट सके वो लूटता है, क्यों? क्योंकि अगले दिन के लिए भी उसको रखना है, तो उस समय वो इंसान नहीं जानवर बनता है, ऐसा। चलो ये समझ में आ गया? अरे ये टॉपिक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो लिख लिया ना सब? ठीक है, आगे देखो। अब इस हमारे जो इन्वायरमेंट का अगला पहलू है, यानी इसका अगला जो पार्ट है वो है इकोसिस्टम है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे जो चारों तरफ का जो वातावरण है, उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। हमारा जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ है, बायोटिक और अबायोटिक चीज़ों से बना है। बायोटिक का मतलब होता है जीवित, और अबायोटिक का मतलब जीवित नहीं। बायोटिक मतलब प्लांट, बायोटिक मतलब एनिमल, बायोटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बायोटिक का मतलब ह्यूमन। ये सब बायोटिक कहलाएंगे। प्लांट, एनिमल, ये क्या है, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह, और ये ह्यूमन, इन चारों को क्या कहते हैं? बायोटिक। सिंबॉलिक इमेज इसलिए है ताकि आपके दिमाग में बसे, ये चारों क्या है? बायोटिक है। और फिर ये टेम्परेचर, ये रेनफॉल या बारिश, पानी, हवा, इसके बाद ये सॉइल, ये वाला सॉइल, और इसके अलावा मिनरल्स, ये सब जिंदा नहीं है, निर्जीव है, इसे कहते हैं अबायोटिक। अब एक परिवेश में ये दोनों रिएक्ट करते हैं। अब सवाल है कैसे रिएक्ट करेंगे? कोई प्लांट को देखो, प्लांट को स्टैंड करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। यानी प्लांट को खड़े रहने के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। प्लांट क्या है? सजीव, बायोटिक। और ये सॉइल क्या है? अबायोटिक। बायोटिक ने अबायोटिक से इंटरेक्ट किया। अब प्लांट को क्या चाहिए? एयर चाहिए। इस प्लांट को क्या चाहिए? एयर चाहिए। एयर क्या है? विंड क्या है? अबायोटिक। तो प्लांट ने किससे रिएक्शन किया? अबायोटिक से। यानी बायोटिक ने किससे है ना इंटरेक्ट किया? अबायोटिक से। अब इस प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट। प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट। यानी प्लांट है बायोटिक, सनलाइट है अबायोटिक, यानी अब ये बायोटिक ने अबायोटिक से क्या किया? इंटरेक्ट किया, और अंत में फोटोसाइंथेसिस की प्रोसेस होगी वाटर वगैरह मिल जाने के बाद। तो प्लांट क्या बना लेगा? फूड। और वो फूड कौन खाएगा? वो फूड एनिमल खाएगा, ह्यूमन खाएगा, सब खाएगा। हम मानते हैं कि ये एनिमल नहीं खाएगा, बकरी तो खाएगा, अब बकरी को ये खा जाएगा। तो कुल मिलाकर प्लांट जो फूड बनाएंगे वो ह्यूमन खाएंगे, एनिमल खाएंगे, इस प्रकार से जीवन लीला चलेगी। यानी प्लांट जो था वो बायोटिक था और बाकी सब भी बायोटिक था, और किसी न किसी प्रकार से इनसे इंटरेक्ट किया। बायोटिक ने अबायोटिक से इंटरेक्ट किया, तो जहाँ पे वो इंटरेक्ट किया, जो वातावरण, जो माहौल में इंटरेक्ट किया, उस पूरे माहौल को कुछ नाम देना पड़ेगा, उसका नाम हो जाएगा इकोसिस्टम। क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम। यानी बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ अबायोटिक कंपोनेंट्स इन एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी बायोटिक जैविक घटक अजैविक घटक से इंटरेक्ट किया, और इंटरेक्ट करके है ना जिस जगह पे इंटरेक्ट किया, जहाँ पे इंटरेक्ट किया, उस पूरे एरिया को कहते हैं इकोसिस्टम। क्या ह्यूमन इकोसिस्टम का पार्ट है? आंसर यस है। मानव को एनर्जी चाहिए तो कहीं ना कहीं वो प्लांट पे डिपेंड करता है। सनलाइट इस मानव को भी चाहिए, है ना, विटामिन डी बनने के लिए बॉडी में सनलाइट चाहिए। मानव कृषि कार्य कहाँ करेगा? खेत में, उसको वाटर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। तो मानव भी कहीं ना कहीं किससे इंटरेक्ट कर रहा है? अबायोटिक से। मानव है बायोटिक, अबायोटिक से इंटरेक्ट कर रहा है। जानवर भी, ये जानवर भी ये रहेगा कहाँ? जंगल में, और जंगल क्या है? बायोटिक है। और बायोटिक जंगल कहाँ होगा? जहाँ पे अबायोटिक है, जहाँ पे मिट्टी होगा। मिट्टी क्या है? अबायोटिक। तो ये भी तो इंटरेक्ट किया। बैक्टीरिया वगैरह भी इंटरेक्ट करेगा कहाँ से? जो जहाँ मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर नमी है, उसके अंदर भी बैक्टीरिया होगा। जानवर मर जाएगा तो सड़ेगा, उसके अंदर भी सड़ आएगा, कौन? बैक्टीरिया। तो अबायोटिक के साथ बायोटिक, अबायोटिक के साथ अबायोटिक ने क्या किया? इंटरेक्ट किया। इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं। जरा सोचो, सारे प्लांट्स खत्म हो जाए
तो माटी की क्वालिटी ख़राब होगी कि नहीं, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। समझ आई बात। सॉइल अच्छी है तभी तक जब तक उस पर खेती हो रही है, अदरवाइज वो क्या है, डेजर्ट है, वो क्या हो जाएगा, डेजर्ट। तो इसकी क्वालिटी ख़राब होगी इसकी वजह से। ये दोनों रहेंगे तो ये दोनों की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। हाँ, इंसान गड़बड़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं, अलग बात है। तो ऐसे इंटरेक्शन जहाँ हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। यानी इस सिस्टम को हम कहते हैं इकोलॉजी सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। और ये ना हमारे नेचर को बैलेंस करता है। इसलिए डेफिनेशन क्या हो गया, इन द इन्वायरमेंट अराउंड अस, हमारे चारों ओर के आवरण में, चारों ओर के पर्यावरण में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, एंड एस्टैब्लिश बैलेंस इन नेचर, और नेचर में बैलेंस कर रहे हैं। नेचर में क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम, और ऐसे सिस्टम को हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी बायोटिक एंड अबायोटिक, है ना, बायोटिक इंटरेक्ट अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ अबायोटिक कंपोनेंट्स टू बैलेंस in nature. This process is called ecological system. This system is called ecological system. और ecological system में इन दोनों का होना जरूरी है। आई बात समझ में। हेडिंग लगाओ इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम, हेडिंग में हेडिंग लगा दो इकोसिस्टम, है ना। हिंदी में लिख दो पारिस्थितिक तंत्र, हिंदी में लिख दो पारिस्थितिक तंत्र, हिंदी में लिख दो पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, हमारे पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक घटक, जैविक एवं अजैविक घटक, जैविक एवं अजैविक घटक प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के लिए, प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से अंतर संबंध, एक दूसरे से अंतः संबंध स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं। इस व्यवस्था को, इस व्यवस्था को, इस व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल, गार्डन, पॉन्ड, फॉरेस्ट, या हिंदी में लिखाना है ना, गार्डन यानी बगीचा, बगीचा, तालाब, तालाब, जंगल, झील इत्यादि, इत्यादि। ठीक है, ये सब इकोसिस्टम है ना। अब इसमें एक सवाल आएगा कि गार्डन इकोसिस्टम है कैसे, सवाल आएगा गार्डन जो है एक इकोसिस्टम में कैसे। देखो, इकोसिस्टम का एग्जांपल है गार्डन, है ना, पॉन्ड, फॉरेस्ट, लेक, यानी बगीचा, झील, तालाब, जंगल और झील, ये सब इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है। पूछा जाए कैसे, गार्डन कैसे, पॉन्ड कैसे, तालाब कैसे, झील कैसे है। तो अगर मान लो मैं एक एक सवाल पकड़ लूँ, तालाब का ही पकड़ लूँ, तालाब कैसे इकोसिस्टम है ना। मैं एक एक करके आता हूँ, पहले तालाब की बात करते हैं। तालाब, तालाब देखे हो, तालाब क्या होता है, एक छोटा सा वाटर बॉडी है, आपके गांव में कहीं पे होगा, जिसके आर पार भी आप जा सकते हो, छोटी दूरी वाला होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा कुछ फिक्स नहीं होती, छोटी सी होती है, और उसमें बरसात का पानी जमा होता है। ठीक है, उसमें मछलियाँ भी होती है,
कीटाणु यानी जर्म्स भी होते हैं। इंसान उसमें तैर सकता है, नाव भी चलाता है कि नहीं। उसके चारों किनारे किनारे प्लांट्स भी होते हैं, होता है कि नहीं। सनलाइट उस पर मिलता है, सूरज का प्रकाश मिला। जहाँ तालाब होगा उसका तली, बॉटम, वो क्या होगा, माटी का होगा, सॉइल होगा, उसमें होगा ना, तो सॉइल है। तालाब में पानी है और सनलाइट है। इन तीनों का इंटरेक्शन कौन करता है, उसमें जो जीव है, उसमें का जो प्लांट्स है, वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो इंटरेक्ट किया ना, बायोटिक ने अबायोटिक से इंटरेक्ट किया, कहाँ पे किया, तालाब में। तो तालाब क्या बन गया, इकोसिस्टम। तालाब क्या बन गया, इको। लिखना बाकी है क्या, अरे बाकी है लिखना, अभी नहीं लिखे, हाँ हो गया, ठीक है। और हिंदी मीडियम में लिखाता हूँ थोड़ी देर में, रुक जा, और आगे बताता हूँ उनको। इसके आगे एक क्वेश्चन आएगा, ये हाउ इज अ गार्डन। अगर लिखना हो क्वेश्चन तो कैसे लिखेंगे, देखो एक सवाल है, हाउ इज अ गार्डन इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी गार्डन एक पारिस्थितिक तंत्र कैसे है। ये गार्डन है और गार्डन एक इकोलॉजिकल सिस्टम में आता है। तो हमें कहना कैसे ये गार्डन इकोलॉजिकल सिस्टम में आएगा। देखो गार्डन में क्या होता है, सॉइल होता है। गार्डन में क्या होता है, सॉइल होता है। तो तरह तरह के सॉइल होता है और उस सॉइल पे तरह तरह के प्लांट्स होते हैं। गार्डन में सॉइल है और इसमें तरह तरह के प्लांट्स, ग्रास, ट्रीज, फ्लावर तरह तरह के होंगे, ठीक है। कहाँ होंगे, गार्डन में। तरह तरह के एनिमल होंगे, जैसे फ्रॉग, बटरफ्लाई, बर्ड्स और अदर, ये तरह तरह के एनिमल भी होंगे। तरह तरह के ग्रास है, तरह तरह के फ्लावर है, सारी चीज़ें कहाँ हैं, गार्डन में। और ये ऑल दीज क्रिएचर्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, यानी जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है, सनलाइट, मिट्टी, सॉइल, इन सब से इंटरेक्ट कौन कर रहा है, ये कंपोनेंट्स, ये एनिमल और ये प्लांट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये इकोलॉजिकल सिस्टम है। गार्डन क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम है। आई बात समझ में, जिसमें हम ये जानते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम बन सकता है और मैन मेड इकोसिस्टम बनता है। अगर गार्डन कोई बना रहा है तो कोई इंसान बनाएगा, तो गार्डन जो है वो होगा मैन मेड इकोसिस्टम। और क्रॉप फील्ड जहाँ पे खेती करता है कोई इंसान, वो भी क्या हो जाएगा, मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम खुद ब खुद बना है, वो है जंगल, तालाब, झील, ये अपने आप बनता है। तो ये क्या है, नेचुरल है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि गार्डन, पॉन्ड, हर कोई इकोसिस्टम है। उस पर सवाल बन सकता है कैसे, एक का जवाब लिख लोगे, बाकी अपने आप बना लोगे। और दो तरह का इकोसिस्टम हमने समझा, कौन कौन, एक क्या समझा, एक मैन मेड और एक नेचुरल। इकोसिस्टम कितने तरह का हुआ, दो, मैन मेड, नेचुरल। ये इकोसिस्टम में कंपोनेंट कितने हुए, तो दो। ये कंपोनेंट की बात हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ इकोसिस्टम कितने तरह का हुआ, आंसर दो। नेचुरल इकोसिस्टम लाइक गार्डन होगा, नहीं गार्डन नहीं होगा, फॉरेस्ट होगा, अपने आप बना हुआ पॉन्ड, अपने आप बना हुआ लेक, ये सब होगा। और मैन मेड इकोसिस्टम गार्डन हो जाएगा, ग्रुप्स, यानी कि आम का बगीचा लगा दिया, बागान लगा दिया, है ना, या कोई खेत हो गया जिसमें कोई फसल लगा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम। ये हिंदी मीडियम में लिख लो इसका, इकोसिस्टम के घटक, यानी पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या है, पहला घटक है अजैविक घटक। अजैविक घटक, पहला घटक क्या है, अजैविक घटक। पहला घटक है अजैविक घटक। इसमें लिख देना तापमान, वर्षा, इसमें लिख देना हवा, फिर लिख देना मिट्टी, मिट्टी के बाद लिखना खनिज। और दूसरा कौन है, दूसरा हो जाएगा जैविक घटक। दूसरा लिख देना जैविक घटक, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और मानव। ये छूटा हुआ हिंदी मीडियम लिख लेना यहाँ,
इसके बाद अब ये आएगा, ये लिखो, मैं लिखाता हूँ इसका, ठीक है, लिखो। अब हुआ, हो गया ये हिंदी मीडियम का, बाकी है लिखना। लिखो एक बगीचा, लिखो एक बगीचा, एक बगीचा, एक बगीचा पारिस्थितिक तंत्र है कैसे। एक बगीचा पारिस्थितिक तंत्र है कैसे। एक बगीचा पारिस्थितिक तंत्र है कैसे। एक बगीचा पारिस्थितिक तंत्र है कैसे, है ना। लिखो बगीचा में, बगीचा में, बगीचा में विभिन्न प्रकार के पौधे, विभिन्न प्रकार के, बगीचा में विभिन्न प्रकार के, बगीचा में विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे, जैसे घास, जैसे घास, फूल, पेड़, फूल, पेड़ और जानवर, और जानवर जैसे, जानवर जैसे मेंढक, मेंढक, पक्षी, कीट पतंग, कीट पतंग इत्यादि, इत्यादि होते हैं, इत्यादि होते हैं। ये आपस में, ये आपस में अंतः संबंध, ये आपस में अंतः संबंध स्थापित कर, स्थापित कर प्रकृति, प्रकृति में संतुलन, प्रकृति में संतुलन बनाते हैं, प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। इस प्रकार, इस प्रकार एक बगीचा, इस प्रकार एक बगीचा पारिस्थितिक तंत्र है। एक बगीचा पारिस्थितिक तंत्र है ना, पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ लिखा है नेचुरल इकोसिस्टम, यहाँ लिख देना, है ना, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। दो प्रकार है, पहला का नाम है नेचुरल यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा है मानव निर्मित, दूसरा है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र जैसे, जैसे बगीचा, बगीचा, खेत, और प्राकृतिक वाले में जंगल, तालाब, झील, नदी etc। समझ में आ गया बुआरे? क्या समुद्र या सागर इकोसिस्टम है? क्या नदी इकोसिस्टम है? है, नदी है। क्या एक बूंद पानी इकोसिस्टम है? है, एक बूंद पानी भी इकोसिस्टम है। देखो ध्यान सुनो, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट से इससे रिलेटेड, वाटर ड्रॉप्स, एक बूंद जो पानी है ना वो भी इकोसिस्टम है, और महासागर भी इकोसिस्टम है। दुनिया का सबसे छोटा इकोसिस्टम है एक बूंद पानी, और दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है ओशियन, क्योंकि एक बूंद पानी में डस्ट और उसमें, है ना, माइक्रोब्स हो सकते हैं, और ओशियन में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। ठीक है, तो अर्थ स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम वाटर ड्रॉप्स, वन वाटर ड्रॉप्स है, और अर्थ लार्जेस्ट इकोसिस्टम ओशियन आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉप्स में एक एल्गी, डायटम नाम का एक एल्गी हो सकता है अगर वो पानी थोड़ा सा गंदा हो। ठीक है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन ग्रासलैंड वो क्या होगा? लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड वो क्या होगा? ग्रासलैंड, यानी धरती पर, लैंड यानी धरती पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम है ग्रासलैंड, और पूरे धरती पर, है ना, ज़मीन को छोड़कर सबसे बड़ा इकोसिस्टम ओशियन। ध्यान सुनना, स्थल भाग पे सबसे बड़ा इकोसिस्टम ग्रासलैंड, और पूरे धरती पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम ओशियन। ये पूरे धरती का हुआ, और ये स्थल भाग का। आपको मालूम है कि धरती के स्थल
पूरे धरती का जो स्थल है वो कितना परसेंट है? 29%। और 71% स्थल क्या है? तो उस 29% स्थल पे सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम होगा वो होगा ग्रासलैंड, घास का मैदान। आई बात समझ में? ग्रासलैंड, घास का मैदान। एक लाइन देखो, बायोम इज बिगर देन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर इज बिगर देन बायोम। देखो ध्यान सुनो, जो बायोस्फीयर है ना, सबसे पहले समझते हैं बायोम। बायोम्स एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, एक इकोसिस्टम है बायोम। बायोम क्या है? एक इकोसिस्टम। यानी अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये सब इकोसिस्टम है, ये भी इकोसिस्टम, ये भी इकोसिस्टम है। मान लो 3 ग्रासलैंड है, तो 3 ग्रासलैंड, 3 को इकोसिस्टम हुआ, उसको मिलाकर कहेंगे एक बायोम। 3-4, जैसे मान लो 3-4 को क्या है? जंगल है, तो जंगल नंबर 1 एक इकोसिस्टम, और जंगल नंबर 2 2 इकोसिस्टम, जंगल नंबर 3 3 इकोसिस्टम। 4-5 को जंगल मिला के एक बड़ा सा इकोसिस्टम कहलाएगा, जिसे हम बायोम कहते हैं। तो इकोसिस्टम से सबसे बड़ा कौन हो गया? बायोम। इकोसिस्टम से बड़ा कौन हो गया? बायोम। इकोसिस्टम से बड़ा बायोम। अब बायोम से बड़ा होता है बायोस्फीयर। बायोम से बड़ा बायोस्फीयर, ध्यान दो। सबसे नीचे इकोसिस्टम, उससे ऊपर बायोम। इकोसिस्टम से बड़ा बायोम, बायोम से बड़ा बायोस्फीयर, बायोम से बड़ा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बोलते ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर और जो भी आपको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं आँख से, वहाँ तक। ठीक है, तो सबसे छोटा आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बड़ा बायोम, बायोम से बड़ा बायोस्फीयर। ये लिखा है, बायोम इज बिगर देन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर इज बिगर देन बायोम। कोई दिक्कत? अगर हम बोले हमने एक आम का बगीचा लगाया, एक लीची का बगीचा लगाया, अलग अलग सब पास पास बाउंड्री बना के, और एक हमने तालाब बनाया, उसमें मछलियाँ पाल दी, एक में हमने बरगद का पेड़ खाली बरगद का पेड़ लगाया, एक खेती का हमने खेती कर दिया, उसमें चाय की खेती कर दी। ऐसे बड़ा सा एरिया हो गया और सबकी बाउंड्री खोल दी। अब ये क्या बन गया? बायोम बन गया। सब अलग अलग इकोसिस्टम था, अब एक साथ क्या हो जाएगा? बायोम। आई बात समझ में? यानी इकोसिस्टम से बड़ा बायोम होता है। कई सारे इकोसिस्टम मिला के एक बायोम बनता है। ठीक है, लिखो लिखो तो महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ से लिखना महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला, दुनिया का, धरती का सबसे छोटा, धरती का सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र, धरती का सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र एक बूंद पानी। धरती का सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र बराबर एक बूंद पानी, एक बूंद पानी, एक बूंद पानी। नंबर 2 में धरती का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र लिख लेना बोल रहे यहाँ से। धरती का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, क्या यहाँ पे खाली बड़ा कर देना है। धरती का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र यहाँ आएगा ओशियन, महासागर, महासागर, महासागर। और तीसरा लिखना स्थल पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, स्थल पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र घास का मैदान, घास का मैदान, घास का मैदान। लिखो घास का मैदान, घास का मैदान, घास का मैदान, घास का मैदान। लिख लिए घास का मैदान, घास का मैदान हो गया। घास का मैदान। नीचे से लिखो नोट लिख कर लिखना, नोट NOTE नोट। नोट में लिखना पारिस्थितिक तंत्र से बड़ा। तुम लोग ये लिखो लाइन, और हिंदी में लिखो पारिस्थितिक तंत्र से बड़ा, पारिस्थितिक तंत्र से बड़ा
बायोम होता है, बायोम होता है। और बायोम से बड़ा जैव मंडल, बायोम से बड़ा जैव मंडल, और बायोम से बड़ा जैव मंडल, बायोम से बड़ा जैव मंडल। अब अगर स्टेटमेंट बोले कि सबसे बेस्ट स्टेटमेंट तुम्हें पकड़ना है, हमारी धरती पर कई सारे जैव मंडल है और हमारी धरती पर कई सारे पारिस्थितिक तंत्र है, तो कौन ज़्यादा बेटर सेंटेंस है? हमारी धरती पर कई सारे पारिस्थितिक तंत्र है, कई सारे इकोसिस्टम है, और अपने धरती पर कई सारे बायोस्फीयर है, कौन ज़्यादा बेटर है? बायोस्फीयर। इकोसिस्टम से बेटर बायोस्फीयर बोलना है, क्योंकि इकोसिस्टम छोटा पार्ट है, इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है छोटा सा, लेकिन बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा स्केल है, उसके अंदर कई सारे इकोसिस्टम आता है, एक बायोस्फीयर के अंदर कई सारे इकोसिस्टम आएगा। इसलिए सबसे बेस्ट, यानी उसकी जो सेंटेंस अभी मैंने बोला उसमें सबसे बेस्ट लाइन ये होगा कि हमारे अर्थ पे कई सारे क्या है? बायोस्फीयर है। कई सारे क्या है? बायोस्फीयर। देखो ना, अपने इंडिया में ही कई सारे बायोस्फीयर है ना। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है ना। 100 है ना 6, अब तो शायद 107 108 हो गया नेशनल पार्क, लेकिन पुराने आपके बुक के हिसाब से 106 105 ही बता रहा है, 106 बता रहा है, और नया डेटा के हिसाब से 107 108 हो गया है। तो अब अगर हम पुराना ही पकड़े तो 106 नेशनल पार्क है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और उसके अंदर न जाने कितने होंगे इकोसिस्टम। तो सबसे बड़ा लाइन हो गया बायोस्फीयर का। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या क्या पढ़े आप? देखो अब छोड़ रहा हूँ, देखो ध्यान दो। आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा कि चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट, हम है ना। चैप्टर का नाम क्या पढ़ा? आवर एनवायरनमेंट। पहला टॉपिक आपने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, और दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा इकोसिस्टम। अभी फूड चेन वगैरह ये सब बाकी है ना। इन्वायरमेंट का आपने पढ़ा कि एक फ्रेंच वर्ड है इन्वॉर्निया, और उसका अर्थ क्या होता है? सराउंडिंग, यानी आसपास। यानी एनवायरनमेंट कवर है, नेचुरल कंपोनेंट्स का अर्थ पे क्या है? कवर, यानी धरती पर प्राकृतिक घटकों का एक कवर है। कवर यानी आवरण है। इसके अंदर हमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, 4 आवरण है। हमारे एनवायरनमेंट के 4 कवर कौन है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। ये सब कहाँ है? धरती पर। तो धरती जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल से भरा पूरा है, एकमात्र अपनी धरती है। फिर आपने पढ़ा इकोसिस्टम। हमारे एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और इस इंटरैक्ट से बैलेंस बनता है नेचर में। जीवन, नए जीवन की उत्पत्ति होती है और पुराना जीवन समाप्त होता है। मरने वाले जीव मरते हैं और जीवित होने वाले जीव जीवित रहते हैं, तो बैलेंस बना रहता है नेचर में। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का होना जरूरी है। अबायोटिक कंपोनेंट में सनलाइट, रेनफॉल, विंड है ना, सॉइल और मिनरल्स आते हैं, जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स और ह्यूमन आते हैं। ये सब इकोसिस्टम के पार्ट है। फिर आपने पढ़ा कि हाउ इज़ अ गार्डन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। तो आपने देखा कि गार्डन में क्या होता है? गार्डन में सनलाइट भी आ रहा है, गार्डन में वाटर भी है, गार्डन में है ना सॉइल भी है, और उसके अलावा गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स है, ट्री है, बहुत सारे इसमें है ना ग्रास है, इसमें इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, अन्य एनिमल है। इन सब के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, और ये है ना गार्डन को बैलेंस करते हैं, इसलिए गार्डन इकोलॉजिकल सिस्टम है। दुनिया में 2 तरह की इकोसिस्टम होती है ना, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक वगैरह होगा, और मैन मेड में गार्डन एंड क्रॉप फील्ड वगैरह होगा। इसके बाद आपने पढ़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम ओशियन, उसके बाद सबसे छोटा इकोसिस्टम वाटर ड्रॉप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइटम एल्गी, और लैंड पे सबसे बड़ा इकोसिस्टम ग्रास लैंड। इकोसिस्टम से बड़ा होता है बायोम, और बायोम से बड़ा होता है बायोस्फीयर। आज के लिए इतना है, ठीक है? पैक करो तुम लोग, और तुम लोग रुकना भाई, 9 वाले।